ऑर्गन के जो टिश्यूज रहते हैं वो भी मैच करना चाहिए, उनको भी हमारे बॉडी का ऑर्गन जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। जहां से उसको अटैच करवाओगे उसके टिश्यू डोनर ऑर्गन वाले जो टिश्यूज रहेंगे उससे मैच करेगा, तब जाकर के प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा दिए तो तुम्हारा जो ऑर्गन रहेगा ये प्रॉपर्ली काम करना, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो बेसिकली इसमें तुम्हारे ऑर्गन कौन कौन से हो जाएंगे बोले, एक तो किडनी तो है ही है, किडनी के अलावा अगर बात करोगे तो लंग्स हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। उसके बाद लीवर में बहुत सारे एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अगला आ जाएगा लीवर के बाद एक आ जाएगा स्किन के बाद एक आएगा तुम्हारा वहां पे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया ना, आखिरी में देखना बुक में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया सलाइवा। यहाँ से तुम्हारा ब्लड आने वाला होता है, ब्लड में तुम्हारा क्या होगा, नाइट्रोजनस सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से कंसंट्रेशन हाई, और वो तुम्हारा सेलोफेन ट्यूब या सेलोफेन मेम्ब्रेन से पास आउट होकर इधर चला जाएगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा। और ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन को ऐसे यहीं पे नहीं रहता, बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये जो भी तुम्हारा यूरिया इसमें मिलते हुए चलेगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन बाहर निकालते जाएंगे, प्लस डायलाइजिंग सॉल्यूशन इस पे डालते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था ये था तुम्हारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, क्लियर। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस में से हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथैलेमस का जो कंट्रोल होता है, क्लियर, उसका हम लोगों ने डिटेल देख चुका था, ठीक। अब हम लोग देखेंगे जेजीए की वजह से जो तुम्हारा किडनी का रेगुलेशन होने वाला होगा, और साथ ही साथ में हार्ट के वजह से भी तुम्हारा किडनी का रेगुलेशन होता है। बेसिकली इनके बारे में, हार्ट के बारे में जो रहेगा ये तुम लोग को बेसिक नॉलेज जो है 10th में ही मिल चुका रहेगा। वहां पे भी जो हम लोगों ने क्या बोलना चाहिए उसको, हार्मोन्स वगैरह देखा हुआ था जो टॉपिक है, वहां पे भी तुम्हारे ऐसे ऐसे ऑर्गन्स आते हैं जो कि तुम्हारे ऑर्गन के जैसे भी बिहेव करने वाले होंगे, मतलब एक्ट करने वाले होते हैं, और साथ ही साथ में एक एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी एक्ट करने वाले होते हैं, क्लियर। तो उन्हीं में से हम लोग का जो हार्ट होता है, हार्ट भी तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा भी एक्ट करेगा, और साथ ही साथ में एक ऑर्गन के जैसा भी एक्ट करने वाला होता है। तो अगर ये तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा बिहेव कर रहा होगा, तब के केस में यहां से तुम्हारा एक हार्मोन सिक्रेट होगा, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं एएनएफ बोलने का मतलब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। मैंने इसका फुल नाम तुमको पिछले वाले क्लास में बताया हुआ था, आज लिखेंगे उसको डिटेल में। अच्छा एक चीज और लिख लेना, वो मे भी मैंने पिछले वाले क्लास में तुमको लिखाना भूल गया था, ठीक है। तो एक चीज और लिख लेना वहां पे, जो हाइपोथैलेमस से तुम्हारा किडनी का रेगुलेशन हो रहा था, ये किसकी वजह से हो रहा था, इंक्रीज, अगर तुम्हारा जीएफआर जो है ये डिक्रीज हो रहा था तब के केस में, तो जीएफआर डिक्रीज होता तो मैंने तुमको उसको सीक्वेंस में उसके और भी इंपैक्ट्स बताए हुए थे। जीएफआर कब इंक्रीज होता है, जब तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने के पीछे का रीजन क्या हो जाएगा, जब वाटर उसमें से ज्यादा निकल चुका रहेगा, या जब तुम्हारा ब्लड रहेगा उसमें वाटर का अमाउंट कम होगा, तब के केस में जो क्या बोलते हैं उसको, जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इसमें जाहिर सी बात है कमी देखने के लिए मिलने वाला होगा। भाई अमाउंट ऑफ ब्लड अगर कम है तो तुम्हारा जीएफआर भी कम होगा वहां पे। तो जो हाइपोथैलेमस का यहाँ पे कंट्रोल होने वाला था, ये जीएफआर जिस वजह से कम हुआ था उस कॉज को खत्म करना, सीधी सी बात। तो जाहिर सी बात है वाटर के कम होने की वजह से तुम्हारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया था, जिसकी वजह से जीएफआर भी रिड्यूस हुआ था। और वहीं अगर तुमको जीएफआर को मेंटेन करना है तब के केस में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए वाटर का जो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन है इसको ज्यादा करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इसको ज्यादा करवाना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे रेगुलेशन बाय जेजीए, सेकंड नंबर। अच्छा हाँ, पहले के लिए जो हाइपोथैलेमस था उसके लिए एक पॉइंट लिखाना भूल गए थे, पहले उसको निपटा दो। तो पहले में कल हम लोगों ने हाइपोथैलेमस का देखा हुआ था, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है ये तुम्हारा, इसमें तुम्हारे ऑस्मो रेगुलेटरी रिसेप्टर्स लगे हुए थे, शॉर्ट में उसको हम लोग ऑस्मो रिसेप्टर्स ही बोल देते हैं, क्लियर। तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स थे ये ऑन हुए थे कब, व्हेन जीएफआर कम, जब जीएफआर तुम्हारा कम होता है तब के केस में ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन हो जाते हैं, क्लियर। अब ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ये ऑफ होंगे व्हेन देयर इज एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी, ठीक। जब बॉडी में जब बॉडी में तुम्हारे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर प्रेजेंट होंगे तब के केस में हाइपोथैलेमस के जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है ये स्विच ऑफ होने वाले होते हैं। जाहिर सी बात है भाई, अगर पानी ज्यादा है तो फिर उसका और क्या जरूरत वहां पे, इससे बढ़िया ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ये ऑफ हो जाएगा, तब के केस में तुम्हारा जो भी नॉर्मल फंक्शन किडनी का हो रहा होगा वो एज इट इज चलते हुए चलेगा, ठीक है। तो एक लाइन मैंने तुमको मे भी पिछले वाले क्लास में ये नहीं लिखवाया था, अचानक से मेरे को अभी याद आया,
लिखवा भी दिया रहूंगा, मेरे को एक्चुअली में याद नहीं लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, लिखवाए थे तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखवाए थे तो उसको नोट डाउन कर लो। क्लियर, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, ठीक है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्या? एक लाइन है, जल्दी लिखो। अच्छा डन, गुड। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे रेगुलेशन बाय जेजीए। जेजीए, जक्स्टा मेडुलर, सॉरी क्या है भाई, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्लियर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, इसका हम लोगों ने देख चुका था अलग अलग तुम्हारे, सॉरी ये जो जेजीए है ये तुम्हारा एक सेंसिटिव रीजन होता है, किनके बीच का फॉर्म हुआ है बोलने से ये हो जाएगा तुम्हारा एफरेंट आर्टेरियोल्स और साथ ही साथ में डीसीटी। क्लियर, एफरेंट आर्टेरियोल्स के तुम्हारे सेल्स जो रहते हैं मॉडिफाइड होकर के जक्स्टा में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल बनाते हैं, जेजी सेल्स बनाते हैं, ये तो देखे हुए थे, बस उसी का हम लोग को यहाँ पे काम होने वाला होगा, तो ध्यान देना। ये तुम्हारा रेगुलेशन कब परफॉर्म करता है, जैसे जीएफआर कम हुआ था कौन से वाले केस में, पिछले वाले केस में, सेम वैसे ही इसमें भी, व्हेन जीएफआर डिक्रीजेस, अगर जीएफआर तुम्हारा डिक्रीज्ड है मतलब कम है, तब के केस में भी तुम्हारा यहाँ पे क्या होने वाला होगा, जेजीए से क्या बोलते हैं किडनी का, मतलब कि जो भी किडनी का फंक्शन है उसको रेगुलेट किया जाने वाला होगा यहाँ से। अब ध्यान दो यहाँ पे, जब जीएफआर डिक्रीज, जब जीएफआर डिक्रीज है मतलब जीएफआर तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अभी कम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जीएफआर डिक्रीज होने का रीजन क्या होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट चिपका, पानी का लॉस यहाँ पे क्या बोलते हैं ज्यादा हो चुका रहेगा, पानी जो है ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हुआ रहेगा, तब के केस में बॉडी फ्लूइड में वाटर कंटेंट जो है तुमको कम देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और फाइनली तुम्हारा जीएफआर रेट भी जो है तुम्हारा कम होने वाला होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जब जीएफआर कम होता है इसी को डिटेक्ट करता है तुम्हारा जेजी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे ही जीएफआर कम हुआ, इंफॉर्मेशन सेंड टू, ऐसे फ्लो डायग्राम में बनाओ, इंफॉर्मेशन सेंड टू जेजी सेल्स, जेजी सेल्स कहां पे प्रेजेंट है, एफरेंट आर्टेरियोल में। क्लियर, ये एफरेंट आर्टेरियोल में प्रेजेंट होने वाला होता है। तो जेजी सेल्स जो रहता है, मैंने तुमको पिछले में भी लिखवाया था, ये कौन सा सब्सटेंस ये यहाँ सीक्रेट करने वाला होगा, सीक्रेट्स रेनिन। क्लियर, सिंगल सिंगल एन, क्लियर सिंगल एन, डबल एन वाला रेनिन जो रहता है वो हमारे स्टमक में निकलता है, याद करो पिछले साल भी पढ़े हुए रहोगे, ये पैरा कैसिन को कैसिन में कन्वर्ट करता है, जो मिल्क में प्रेजेंट होता है पैरा कैसिन को कैसिन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, वो तुम्हारा डबल एन वाला रेनिन है, ठीक, वो स्टमक में रिलीज होता है, ये तुम्हारे किडनी में रिलीज होता है। क्लियर, इसके लिए हम लोगों ने पिछले में भी देखा हुआ था कि ये तुम्हारे ब्लड प्रेशर जो रहेगा उसको ये इंक्रीज करने का काम करने वाला होता है। अब ध्यान देना यहाँ पे एक चीज और, रेगुलेशन बाय जेजीओ जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा बेसिकली होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रास मैकेनिज्म, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेनिन एंजियोटेंसिन ठीक, और एक ए और है तो यहां से आ जाएगा एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसी को बोल रहे हैं हम लोग रास मैकेनिज्म। क्लियर, रास मैकेनिज्म, बुक में तुम्हारा बहुत शॉर्ट में ही नाम लिखा हुआ है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म लिखा हुआ है, और तुम्हारे बुक के हिसाब से रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये एंजियोटेंसिनोजेन है ना, एंजियोटेंसिनोजेन, और यहां पे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्लियर, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो यहां पे ये तुम्हारे, इसके बाद इसको हम लोग को आगे डिटेल करना है, पहले उतने को समझो। रेनिन रास मैकेनिज्म तुम्हारे बुक में डिटेल में दिया नहीं है, तुम्हारे बुक में सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा हुआ है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म करके, ठीक, ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा करके रखना क्योंकि रास मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, वो भी तुमको याद रहना चाहिए टर्म। अब ध्यान दो, सीक्रेट्स रेनिन, रेनिन जैसे यहां से सीक्रेट हुआ, रेनिन जैसे ही सीक्रेट हुआ तो रेनिन का यहाँ पे एक काम होता है, ध्यान दो, रेनिन जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिन को ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन 1 में, एंजियोटेंसिन को ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन 1 में, याद करते चलो, एंजियोटेंसिन को ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन
वन में। एंजियोटेंसिन कहां पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड में प्रेजेंट होने वाला होगा। एंजियोटेंसिनोजन 1 में ये कन्वर्ट कर लिया। अब एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिनोजन 2 में। एंजियोटेंसिनोजन 2 में, क्लियर। और इसको एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट करवाने के लिए एक यहाँ पे एंजाइम यूज होता है, इसी के नाम का एंजाइम लिखना है। तो क्या आ जाएगा? ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक, प्रोसेस समझ में आ गया रहेगा। रेनिन, रेनिन क्या कन्वर्ट करता है? फाइनली तुमको यही याद रखना है, एंजियोटेंसिनोजन 2 तक पहुंचने वाला होता है। हमारे ब्लड में पहले से ही क्या प्रेजेंट होगा? एंजियोटेंसिन प्रेजेंट होता है। एंजियोटेंसिन को सबसे पहले में रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन 1 में। एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम का यूज करते हुए एंजियोटेंसिनोजन 2 बनाया जाएगा। जैसे ये एंजियोटेंसिनोजन 2 बनता है, बेसिकली इसके तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे अलग अलग फंक्शंस होने वाले होते हैं। तो इसको यहीं पे हम लोग चिपका लेंगे। एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है ये सबसे पहले मान करके चलो तुम्हारा वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर के जैसे काम करने वाला है। एक्ट एज वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, क्लियर। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जीएफआर रेट बढ़ने वाला होता है, क्लियर। तो यहाँ पे ये एक्ट एज वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, सो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। लीड्स, ऐसे लिखो, ये क्या इंप्लाइज करने वाला रहेगा? ब्लड वेसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज कर जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, और ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा जाहिर सी बात है तुम्हारा जीएफआर भी तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जीएफआर इंक्रीजेस, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सबसे पहले ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर के जैसा बिहेव करने वाला होता है या एक्ट करने वाला होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्लड वेसल्स जो रहेंगे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ब्लड वेसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं ब्लड का प्रेशर जो रहेगा तुम्हारा तेज हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है जाहिर सी बात है तुम्हारा जीएफआर रेट मतलब जीएफ जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट रहेगा ये तुम्हारा इंक्रीज करने वाला होता है। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट, एक्ट ऑन डीसीटी, क्लियर। अच्छा डीसीटी ना लिखो इसको, एक्ट ऑन इसको लिखोगे एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर ये एक्ट करेगा, जैसे मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे ये पानी का कमी, जीएफआर कम हुआ, ये डिटेक्ट हो गया, रेनिन रिलीज हो गया, एंजियोटेंसिनोजन 2 हो गया। एंजियोटेंसिनोजन पहले कहां पे काम करने वाला होगा? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा। अब अगर ये तुम्हारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स, तब के केस में ये रिलीज करवाएगा यहाँ से एल्डोस्टेरॉन, जो हम लोगों ने कल देखा हुआ था। तो रिलीज एल्डोस्टेरॉन, इसी को ही हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोल रहे थे। तो ये तुम्हारा जनरली करता है क्या? ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा तब के केस में पानी भी साथ साथ बाहर आने वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलीज एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन आएगा। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ और साथ ही साथ में आ जाएगा यहाँ से H2O का। तो पानी आ गया बाहर। अब जैसे ही पानी बाहर आ जाएगा, मतलब पानी जब तुम्हारा क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब होना चालू होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा, तब के केस में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। भाई पानी मिल रहा है ब्लड में तो जाहिर सी बात है ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जीएफआर भी क्या हो जाएगा? यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर की तरफ एरो बना रहा है मतलब समझ जाना वो इंक्रीज इंक्रीज की बात कर रहा है, नीचे की तरफ एरो रहेगा तो वो डिक्रीज की बात कर रहा होगा। समझ में आ गया ये? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे दो एक्ट। अब तीसरा देखो, डायरेक्टली एक्ट ऑन पीसीटी, ठीक है। और पीसीटी से क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, बस इतना लिखो।
ठीक है। यहाँ से ये एब्जॉर्प्शन करवाने वाला होता है Na+ और H2O का। जब ये वापस से मतलब ये जब एब्जॉर्ब किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है H2O इसमें भी आ रहा है, H2O आ रहा है, बोलने का मतलब पानी तुम्हारे ब्लड में मिलने वाला होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो GFR बढ़ जाएगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ और H2O, ये क्या इंप्लाई करने वाला रहता है, ये हो जाएगा इंक्रीज इन, जैसे H2O इंक्रीज, ये हो जाएगा यहां से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, और ये जो है फाइनली तुम्हारा GFR को इंक्रीज कराने वाला होता है। क्लियर, फाइनली यहां से GFR इंक्रीज होगा। तो चलो ये था तुम्हारा JGO को लेकर के पूरा डिटेलिंग। JGA तुम्हारा जो है ये कैसे किडनी का रेगुलेशन करने वाला होता है। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी करो। डन, चलो ठीक। तो ये याद रखे रहना भाई, जेजीए या फिर तुम्हारा रास मैकेनिज्म के थ्रू किस टाइप से हम लोगों ने किडनी के फंक्शन को कंट्रोल किया हुआ है। आगे ये समझ में, बस अरे स्टेप्स याद रखो ना सीधा सीधा। अगर तुम्हारा जीएफआर कम, जीएफ हाइपोथैलेमस और जेजीए दोनों ही जीएफआर कम होने के कंडीशन में एक्ट करने वाले होते हैं। अगर तुम्हारा हाइपोथैलेमस वहां पे एक्ट किया हुआ था उसके बारे में डिटेल कल देखे हुए थे। रास मैकेनिज्म यहाँ पे चलने वाला होगा जब जेजीए तुम्हारे सेल्स एक्टिवेट होते हैं, मतलब जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं, तो जब भी तुम्हारे जेजी सेल्स एक्टिवेट होते हैं ये रेनिन सीक्रेट करेंगे। कौन से कंडीशन में, जीएफआर कम होने के कंडीशन में रेनिन सीक्रेट करेंगे। रेनिन तुम्हारा एंजियोटेंसिन जो हमारे ब्लड में पहले से प्रेजेंट होता है उसको ये कन्वर्ट करने वाला होता है एंजियोटेंसिनोजेन 1 में। एंजियोटेंसिनोजेन 1 को एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम का यूज करते हुए एंजियोटेंसिनोजेन 2 में कन्वर्ट किया जाएगा। एंजियोटेंसिनोजेन 2 जो है ये फाइनली तुम्हारा क्या क्या तीन तीन डिफरेंट प्लेसेस पे हम लोगों ने इसका एक्ट देखा हुआ है, और भी होते हैं बट ये तुम्हारे मेन होने वाले रहेंगे। सबसे पहले तो ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की जैसा एक्ट होने वाला होता है, जिसकी वजह से ल्यूमेन का साइज तुम्हारा छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला होता है, और ब्लड प्रेशर जैसे इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा जीएफआर रेट इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड याद रखना है, एल्डोस्टेरॉन को सीक्रेट करवाएगा, कहां से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एल्डोस्टेरॉन आने के बाद ये तुम्हारे सोडियम को क्या करवाता है, रीअब्सॉर्ब करवाता है, जिसके वजह से तुम्हारा H2O का भी रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे H2O भी रीअब्सॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ जीएफआर बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के जीएफआर बढ़ाना है ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा करके, बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर क्लियर, चलो ठीक, गुड। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे रेगुलेशन बाय हार्ट। हार्ट by using ANF, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एक तरीके से एंजाइम बोलो, हार्मोन बोलो जो, ठीक है। तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है बेसिकली यहाँ नाम से ही तुमको पता चल रहा होगा, एट्रिया जो हार्ट के हमारे एट्रिया होते हैं, एट्रियल वॉल से ये सीक्रेट होता है। ये जो फैक्टर तुमको दिख रहा है सीक्रेटेड फ्रॉम एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। ठीक, इसमें आ जाएगा एक्ट व्हेन जीएफआर इंक्रीजेस। जब जीएफआर, पिछला दोनों जो देखे हुए थे वो तुम्हारे जीएफआर डिक्रीज होने के केस के लिए देखे थे। यहाँ पे जीएफआर इंक्रीज अगर हो जाए, मान लो तुम्हारा जीएफआर जो है ज्यादा चल रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये ज्यादा रेट से हो रहा है, ज्यादा स्पीड से हो रहा है, तब के केस में तुम्हारा ये मैकेनिज्म काम करने वाला होता है। हार्ट से रिलीज होगा एएनएफ। एएनएफ जो है तुम्हारा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर होता है। कहां से रिलीज होता है बोलने से, हार्ट के एट्रियल वॉल से ये सीक्रेट होने वाला होता है। एक्ट व्हेन जीएफआर इंक्रीज, जब ये जीएफआर इंक्रीज होता है तो ये चेक्स ऑन, ये कंटिन्यूअसली चेक करते रहता है किसको, एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या फिर रास मैकेनिज्म को। क्लियर, चेक्स ऑन रास मैकेनिज्म। तो जैसे ही तुम्हारा जीएफआर इंक्रीज होता है, रास मैकेनिज्म तुम्हारा क्या करता है, जीएफआर को इंक्रीज करवाने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा चेक कर रहा है रास मैकेनिज्म, तो रास मैकेनिज्म पे ये चेक कर रहा है। तो रास मैकेनिज्म में बेसिकली तुम्हारे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, अभी अभी देखे हुए थे एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, रास चेक्स ऑन रास मैकेनिज्म। क्लियर, इसको इनहिबिट बोल लो, इनहिबिट, इसको इनहिबिट करेगा मतलब रोकेगा।
अगर ये रास मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है तब के केस में जो एल्डोस्टेरोन रहता है उसका सिक्रेशन बंद हो जाएगा, तो सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन स्टॉप। एल्डोस्टेरोन तुम्हारा स्टॉप हो गया, इसके वजह से एल्डोस्टेरोन स्टॉप होने, इसका सिक्रेशन स्टॉप होने की वजह से जो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, क्लियर, वो अब कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम स्टॉप्स, क्लियर। सो सोडियम रिलीज फ्रॉम बॉडी, वाया यूरिन, क्लियर। यूरिन से तुम्हारा सोडियम जो है ये ज्यादा निकलने वाला होता है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम स्टॉप, मतलब ये स्टॉप हो गया, तो अमाउंट ऑफ H2O डिक्रीजेस, क्योंकि सोडियम के पीछे पीछे में H2O आता है, अब सोडियम का ही तुम्हारा सिक्रेशन बंद हो चुका, मतलब रीअब्जॉर्प्शन बंद हो चुका, जाहिर सी बात है पानी को भी उसके साथ जो आने वाला रहेगा वो तो नहीं होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको अलग है, वो छोड़ो, सोडियम के साथ में जो पानी आता है यहाँ पे हम लोग को उसका काम है, क्लियर। सो reabsorption of H2O decreases, क्लियर। अगर ये तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा तो ये GFR को फिर क्या करेगा, सो ये, अच्छा वेट, ये डिक्रीज होने के बाद ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस, और इसके वजह से GFR भी जो रहेगा तुम्हारा डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर। और कंट्रोल हो गया फिर तुम्हारा जो भी मैकेनिज्म होने वाला होता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, सो सोडियम रिलीज्ड फ्रॉम ब्लड वाया यूरिन, अगर सोडियम यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा होता है तो सोडियम का ही जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, लैटिन नेम होता है, ये नेट्रियम होता है, इसी वजह से उसको Na लिखते हैं, वर्ड का पहले लेटर्स को लिखा जाता है, तो जाहिर सी बात इसका जो नाम रहता है ये होता है नेट्रियम, नेट्रियम, क्लियर। सोडियम का ये लैटिन नेम है, और लैटिन नेम के बेसिस पे तुमको तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स बनाए जाते हैं, तो सोडियम का नाम होता है नेट्रियम, जिसके वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। तो नेट्रियम जो है तुम्हारे यूरिया से बाहर निकल रहा है, मतलब यूरिन से बाहर निकल रहा है, तो यूरिन से जो साथ में सोडियम का बाहर निकलने का प्रोसेस रहता है, इसी वजह से इसका नाम भी दिया गया क्या, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। समझ में आया, मतलब यूरिन में नेट्रियम, नेट्रियम बोलने का मतलब सोडियम जो है ये बाहर होने वाला होगा, आ गया ये समझ में, ठीक है। चलो भाई, तो इतना ही है तुम्हारा रेगुलेशन बाय हार्ट। हार्ट जो रेगुलेशन करने वाला होता है तुम्हारा ANF के थ्रू करेगा, और ANF क्या बोलने से, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, कहां से रिलीज होगा, हार्ट के एट्रियल वॉल से, क्लियर है, ठीक है। लिखो, बनाओ ये फ्लो डायग्राम बनाओ जल्दी। स्टेप्स याद करते चलो, कौन सा तुम्हारा वहां पे हार्मोन आ रहा है, या फिर कौन सा तुम्हारा एंजाइम यूज होने वाला होगा, क्लियर। तो उनके स्टेप्स, पहले कौन आ रहा है, वो किस चीज को कन्वर्ट कर रहा है, कहां पे वो एक्ट कर रहा है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए, इसके बिना नहीं लिख पाओगे, इसका आंसर उसमें, उसका आंसर उसमें ठोक के भागोगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे तुम्हारे डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोसेसेस जो हो रहे होंगे, ये तुम्हारे प्रोसीजर के हिसाब से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, और इसके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, भाई कौन किसको कन्वर्ट कर रहा है, कौन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है बस तुमको उतने दिमाग में बिठाना है। दो ही चीजों से किडनी का रेगुलेशन होता है, इतने को बस याद रखो, एक तो तुम्हारा GFR कम होने पे, दूसरा GFR बढ़ने पे। GFR कम कब होता है, जब तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम कम हो, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए पानी को उसमें मिलाना पड़ेगा, तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाना पड़ेगा, सीधी सी बात। और अगर तुम्हारा GFR बढ़ गया है, मतलब कि बॉडी फ्लूइड जो है तुम्हारे ज्यादा हो चुका है, बॉडी फ्लूइड ज्यादा होने के कंडीशन में हम लोग और ज्यादा अमाउंट पे वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करवा पाएंगे, समझ में आ रहा है, और ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाओगे तब के केस में बॉडी फ्लूइड और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो तुम्हारा ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, साथ ही साथ में GFR रेट और इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो हमको ब्लड वॉल्यूम को कम करना होता है इस वाले केस में, क्लियर, हार्ट के केस में, और हाइपोथैलेमस और तुम्हारा क्या बोलना चाहिए सेकंड वाले के लिए, ठीक है। JGA के लिए हम लोगों को GFR का वैल्यू ज्यादा होता है उसको कम करना होगा, सॉरी कम होता है उसको ज्यादा करना होगा,
आ गया ये समझ में? अच्छा डन, गुड गुड, वेरी गुड। तो अब हम लोग यहाँ से हमारा आगे का टॉपिक देखेंगे। छोटा सा ही छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं भाई। एक तो तुम्हारा मिक्चुरेशन बचा हुआ है, फिर अदर ऑर्गन्स जो होंगे वो तुम्हारे किस टाइप से एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं, और फाइनली हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर्स। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यहां से, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्चुरेशन। क्लियर? पहले यूरिन के बारे में थोड़ा मोड़ा डिटेल लिख लेते हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट मतलब डायग्राम्स थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है, थोड़ा हल्का सा ही कॉन्सेप्ट है, निपटाएंगे फिर उसको। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, बेसिकली हम लोग यूरिन कितना रिलीज करते हैं? यूरिन रिलीज कितना हो जाएगा? ये 1 से लेकर के 1.5 लीटर पर डे। समझ में आ गया? और इतने यूरिन में से 25 से लेकर के 35 ग्राम, 30 ग्राम, 25 से लेकर के 30 ग्राम क्या होता है पर डे? यूरिया निकलता है इसमें से। ये यूरिन रिलीज, यूरिया रिलीज कितना हो जाएगा? 25 से लेकर के 30 ग्राम ये यूरिया। अब इसका पीएच देख लो, पीएच जो रहता है बेसिकली तुमको 6.6 देखने के लिए मिलने वाला होता है। तो ये क्या हो गया? स्लाइट, सॉरी 6.0, 6.0। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्लाइटली एसिडिक। क्लियर? स्लाइटली एसिडिक, ये तुम्हारा स्लाइटली एसिडिक होने वाला होगा। और क्या लिखेंगे? हाँ, एक यूरिन जो रहता है बेसिकली तुम्हारे येलो कलर में आता है, येलोइश कलर। ठीक है? तो येलोइश कलर जो इसमें से आने वाला होगा, येलोइश कलर जो आता है ये ड्यू टू यूरोक्रोम। यूरोक्रोम वो तुम्हारा पिगमेंट होगा जिसके वजह से यूरिन का कलर जो है तुमको येलो में देखने के लिए मिलता है। भाई प्योर येलो नहीं होता, वो पेल येलो कलर का होता है, मतलब स्लाइटली फेडेड रहेगा, मतलब स्लाइटली क्या अच्छा खासा फेडेड रहता है, बहुत ही हल्का फुल्का तुमको येलोइश कलर उसमें से देखने के लिए मिलेगा। और येलोइश कलर किसकी वजह से बोलने से? यूरोक्रोम की वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। आ गया ये समझ में? क्लियर? समझ में आ गया इतना? अब इसके लिए दो थ्योरी, अच्छा दो चीजें में और दिया हुआ है। एक तो तुम्हारा, अच्छा उसको बाद में लिखा देते हैं, चलो उसको आखिरी में लिखवा देंगे, उधर कोने में लिखवाएंगे, पहले इसको समझ लो। ठीक, दो कंडीशंस बेसिकली यहाँ से तुम्हारे आने वाले होते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा कीटोनूरिया का, और एक हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से शुगर, मतलब कि जो ब्लड में शुगर आ जाता है उसका कंडीशन। ठीक, तो पहले यहाँ पे इसका डायग्राम देखो और इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो ठीक, ये है मान लो ब्लैडर, और साथ ही साथ में इधर नीचे में आ जाएगा यूरेथ्रा। अब यहाँ पे तुमको बेसिकली दो मसल्स देखने के लिए मिलते हैं, ये तो देख ही चुके थे हम लोग। ये हो जाएंगे स्फिंक्टर्स, ये हो जाएंगे स्फिंक्टर्स। और इसमें तुमको यहां पे रिसेप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। समझ में आ गया? वो सेंस करने के लिए यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर्स। क्लियर? सेंस करने के लिए यहाँ पे तुम्हारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होने वाले होते हैं। तो अब यहाँ पे जो तुम्हारे रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स तुम्हारे जैसे, अब देखो ऐसे ऐसे इसको फ्लो डायग्राम पे करो, देखो देखो ब्लैडर फील्ड विथ यूरिन, ब्लैडर फुल हो गया यूरिन से। अब होगा क्या? जो ये रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स अब वो सिग्नल रिसीव, अब उनको पता चल गया। अब रिसेप्टर्स जो है ये सिग्नल भेजेंगे किसको? सिग्नल भेजेंगे ये ब्रेन को। क्लियर? रिसेप्टर्स जो है तुम्हारा सिग्नल भेजने वाले रहेंगे ब्रेन को। अब ब्रेन जो है उसी सिग्नल को ये एक्सेप्ट करने वाला होगा और वहां से सिग्नल को वापस भेजेगा। क्लियर? वहां से सिग्नल को वापस भेजने वाला होता है। तो ये रिसेप्टर्स
ब्लैडर फिल्ड विथ यूरिन, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स सेंड इंफॉर्मेशन, ऐसे लिखो, रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर send information to CNS. एक काम करो, इसको इसको पूरा लिखो, इसको स्ट्रेच रिसेप्टर्स लिखो। ये क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्लियर? और मसल्स का नाम तो पता ही है ना कि दिमाग से उतर चुका है, डेट्रूसर मसल होता है भाई, ये बना हुआ रहेगा डेट्रूसर मसल का। ये बना हुआ है किसका? डेट्रूसर मसल का, ठीक है। रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड, ये कौन से रिसेप्टर्स हैं? ये हो जाएंगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, दो बार लिख दिया क्या? सेंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसके पास भेजेंगे? सीएनएस के पास। क्लियर? अब सीएनएस से आएंगे मोटर न्यूरॉन, ये तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन से भेजेंगे ना, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सीएनएस को यहां से सिग्नल भेज दिया गया। सीएनएस जो है ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल को वापस से उसका रिस्पॉन्ड करेगा। मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली तुम्हारे दो प्लेसेस पे जाने वाले रहेंगे। कहां कहां पे बोलने से? एक तो ये तुम्हारे मसल्स के पास, तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करवाने वाला है? डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? डेट्रूसर मसल जो है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है, और साथ ही साथ में रिलैक्स, क्या क्या को रिलैक्स करवाएगा? स्फिंक्टर। दोनों काम एक साथ। क्लियर? जैसे मान करके चलो यहां पे तुम्हारा ब्रेन है, सीएनएस, तो ये रिसेप्टर से इसके पास सिग्नल गया हुआ है, स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल गया हुआ है, ठीक है। और यहां से ये तुम्हारा हो जाएगा, कौन सा न्यूरॉन बोलने से हो जाएगा? तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन्स। क्लियर? और यहां से तुम्हारा सिग्नल आएगा किसके किसके पास? एक सिग्नल जाएगा तुम्हारा डेट्रूसर मसल्स को, और एक सिग्नल जाएगा तुम्हारे स्फिंक्टर को। क्लियर? तो ये दोनों क्या है? मोटर न्यूरॉन्स। क्लियर? दोनों के पास साइमल्टेनियसली सिग्नल जाने वाले, दोनों एक साथ काम करने वाले होंगे। तुम्हारा डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, और साथ ही साथ में स्फिंक्टर मसल्स जो है ये ओपन भी होगा या रिलैक्स होने वाला होता है, जिसके वजह से तुम्हारा जो ये पैसेज ओपन हो जाएगा, और फाइनली तुम्हारा यूरिनेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। इतने को चिपकाओ जल्दी, बस इतना ही है तुम्हारा मिक्चुरेशन का प्रोसेस, यूरिनेशन का प्रोसेस, बस। क्लियर? समझ में आ गया होगा भाई? बहुत ही इजी है। ब्लैडर ले लो, ब्लैडर के वॉल्स ले लो, वॉल्स तुम्हारे डेट्रूसर मसल का बना हुआ रहता है, वहीं पे तुम्हारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही यूरिन जो है ये तुम्हारा फिल हो जाएगा, कहां पे? ब्लैडर में यूरिन फिल होने के बाद अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है सिग्नल भेजेंगे सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वाया सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स भेज दिया सिग्नल किसको? ब्रेन को। ब्रेन से रिस्पॉन्ड आएगा, रिस्पॉन्ड किसके थ्रू आएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। और मोटर न्यूरॉन जो रहेंगे बेसिकली तुम्हारे दो जगह पे एक्ट करने वाले रहेंगे साइमल्टेनियसली। कौन कौन से? एक तो जाएगा डेट्रूसर मसल्स पे, तो डेट्रूसर मसल्स पे ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो तुम्हारा स्फिंक्टर आया हुआ है, स्फिंक्टर को रिलैक्स करने वाले होंगे, जिसकी वजह से प्रॉपरली दोनों ही एक्टिविटी एक साथ होने वाले होते हैं, और यहीं से तुम्हारा मिक्चुरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्लियर? ठीक है, चलो ठीक है भाई, तो इतने को जल्दी नोट डाउन करो। फिर देखते हैं अदर ऑर्गन्स जो है उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सक्रीशन में, अदर ऑर्गन्स का। डन, वेरी गुड। तो लिखो नेक्स्ट, रोल ऑफ
other organs in excretion. लिखो नेक्स्ट, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। देखो बुक में बहुत ज्यादा दिया नहीं है, 4 ऑर्गन्स दिया है, चारों को एक साथ निपटाएंगे। क्लियर है? 4 ऑर्गन्स दिए हुए हैं, चारों को एक साथ निपटाएंगे। तो बेसिकली इसमें तुम्हारे ऑर्गन कौन कौन से हो जाएंगे बोले, एक तो किडनी तो है ही है, किडनी के अलावा अगर बात करोगे तो लंग्स, लंग्स से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। उसके बाद लीवर, लीवर में बहुत सारे एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अगला आ जाएगा लीवर, लीवर के बाद एक आ जाएगा स्किन, स्किन के बाद एक आएगा तुम्हारा वहां पे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है ना, आखिरी में देखना बुक में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया सलाइवा। क्लियर? सलाइवा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को 4 डिफरेंट ऑर्गन्स देखने हैं अदर देन किडनी, जो कि तुम्हारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जैसे बिहेव करे। क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ही है, ठीक है। एक आ जाएगा यहां से लंग्स। क्लियर? इसके बाद में क्लियर, एक आ जाएगा स्किन और एक आ जाएगा यहां से सलाइवा। सलाइवा और अच्छा उसको आखिरी में चल देखते हैं। लंग्स, लंग्स से बेसिकली पता ही है तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, तो यहां से एलिमिनेट CO2, शॉर्ट में लिखते चलो एलिमिनेट्स CO2। और CO2 जो रहता है तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट, ये बॉडी से बाहर निकालने वाला होगा। क्लियर है? क्लियर है? 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट, ठीक है। जल्दी ये समझ में आ गया होगा। अब एक एक को लिख लो, यहां पे उल्टा आते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है। सलाइवा, सलाइवा बेसिकली क्या, एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ, एलिमिनेट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एलिमिनेट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक। नाइट्रोजनस वेस्ट एक बहुत कम अमाउंट में सलाइवा भी सीक्रेट करने वाला हो। भाई देखो फैक्ट है, रटो, सीधा सीधा याद करो, इसमें समझाने वाली कौन सी बात है, जो रिलीज कर रहा है तो कर रहा है, सीधी सी बात। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब देखो स्किन, स्किन में बेसिकली तुम्हारे 2 टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है तुम्हारा स्वेट ग्लैंड, एक होता है सीबेशियस ग्लैंड। क्लियर? एक होता है सीबेशियस ग्लैंड्स। क्लियर? स्वेट ग्लैंड जो रहेगा बेसिकली, स्वेट ग्लैंड ये तुम्हारा स्वेट रिलीज करता होता है, रिलीज स्वेट। क्लियर? और ये सीबेशियस ग्लैंड जो है ये बेसिकली ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबम, ठीक है। तो रिलीज सीबम। क्लियर? अब सीबम क्या क्या कंटेन किया हुआ रहता है बोलोगे, तो इसमें आ जाएंगे वैक्सेस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख दो। ठीक। स्वेट, ये रिलीज स्वेट, स्वेट में क्या क्या आ जाएंगे, इसमें तुम्हारा बेसिकली प्रेजेंट होता है यूरिया, वाटर, NaCl, क्लियर, एटसेट्रा। ये सारे आ जाएंगे तुम्हारे किसमें, यूरिन, सॉरी स्वेट में। क्लियर? पसीने में। चलो ये इतने को लिखो जल्दी। फिर लीवर का, लीवर में अच्छा लीवर का भी लिखते हुए चलो, लीवर का भी लिखते हुए चलो। ये एलिमिनेट्स, एक तो आ जाएगा तुम्हारा यहां से क्या बोलते हैं कोलेस्टेरॉल। क्लियर? एक आ जाएगा इसमें तुम्हारे डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स। क्लियर? डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स। साथ ही साथ में ये तुम्हारा बाइल पिगमेंट्स भी ये रिलीज करने वाला होता है, बाइल पिगमेंट्स। देखो डाइजेशन वाला चैप्टर तुम्हारा डिलीटेड है, बेसिकली वहीं पे बाइल पिगमेंट्स का यूज होता है उसी चैप्टर में, लेकिन हम लोगों ने बाइल पिगमेंट्स पिछले लगभग लगभग 3-4 बार यूज कर चुके हैं, और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इसका बहुत ज्यादा भर भर कर मतलब कि सुनने के लिए मिलने वाला होगा।
यूज तो बहुत कम है, बस नाम ही तुमको सुनने के लिए मिलने वाला होता है। तो बाइल पिगमेंट का नाम याद कर लो। बाइल पिगमेंट बेसिकली तुम्हारे दो होते हैं, एक होता है बिलीबर्डिन, एक होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन और साथ ही साथ में बिलीवर्डिन। क्लियर? बस चिपकाओ इतने को फटाफट, बस इतना ही दिया हुआ है। ये तुम्हारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और ऑर्गन्स हो जाएंगे जो कि तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीशन का सॉरी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करने वाले होते हैं। क्लियर? अच्छा हाँ, ड्रग्स एंड विटामिन, गुड, वेरी गुड। इसमें और भी आ जाएंगे, ड्रग्स और विटामिन भी आएंगे, ये भी तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो इतने सारे सब्सटेंसेस तुम्हारे रिलीज होने वाले हैं अदर ऑर्गन्स के थ्रू, किडनी को छोड़ करके अदर ऑर्गन्स के थ्रू ये सारे सब्सटेंसेस तुम्हारे रिलीज होंगे। डन, वेरी गुड। आखिरी टॉपिक तुम्हारे बुक का, हेडिंग लगाओ भाई, हेडिंग लगाओ, चैप्टर का आखिरी टॉपिक। ठीक है, यहां पे आ जाएंगे तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स, तो यहां पे हेडिंग लगाओ डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स, पहले नंबर पे डिसऑर्डर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूरीमिया। सभी को पता है, जो पिछले साल में पढ़े हुए थे, डायलिसिस का पूरा प्रोसेस देखे थे ना, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस बेसिकली तुम्हारे किस में किया जाएगा, जब ब्लड में, ध्यान देना यूरिन में नहीं ना, यूरिन में यूरिया होता है तभी ना उसको एसिड किया जाएगा। ब्लड में जब यूरिया कंटेन होना चालू, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तब हम लोग उसको यूरीमिया बोलते हैं। तो इसमें लिखना यूरीमिया कब कॉज कब होता है, ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ, मतलब काम ना कर पाना, ठीक है, या डिफेक्ट, ड्यू टू डिफेक्ट या फिर माल, डिफेक्ट को ही माल फंक्शन बोला जाता है। क्लियर है? तो ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ किडनी, यूरिया starts accumulating in blood. So need to remove from blood. क्लियर? और इसके जो प्रोसेस हम लोग यूज करने वाले होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, प्रोसेस इसको बोल रहे हैं हीमोडायलिसिस। क्लियर? हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है और इसी के थ्रू तुम्हारा जो ब्लड होगा उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, उसमें से यूरिया को रिमूव किया जाता है। रिमूव किया जाएगा बोलने का मतलब बाहर निकाला जाता है। बहुत ही बेहतरीन से इसमें तुम्हारा प्रोसेस चलने वाला होता है और उस प्रोसेस को तुमको अच्छे से दिमाग में, एक सेकंड ना, एक सेकंड, थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है, वेट। डन, ठीक है, चलो ठीक है, स्टेबल हो गया। तो ध्यान देना, इसमें से हम लोगों को यूरिया को ब्लड से बाहर निकालना होता है। बेसिक प्रोसेस का पूरा ही प्रोसेस तुम लोगों ने क्लास 10 में, उसे याद नहीं करना, उतना ही देखना है। हाँ, एक आध एलिमेंट यहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, बस उतना ही है, ध्यान देना। सबसे पहले में तो करना क्या है, देखो, एक तो ये डायलिसिस मशीन ले लीजिए, हो सके तो मशीन में बना लो पूरा। इसमें तुम्हारे ट्यूब होने वाले होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। लिखेंगे अभी एक एक करके। क्लियर? और इसमें तुम्हारे इनसाइड में भरा हुआ रहेगा, क्या बोलोगे, तो यहां पे इनसाइड में प्रेजेंट होता है तुम्हारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। क्लियर? और ये ट्यूब बना हुआ है, ये तुम्हारा बना हुआ है सेलोफेन का, सेलोफेन ट्यूब्स।
सेलोफेन ट्यूब। अब सेलोफेन ट्यूब का एक नेचर होता है, इसी वजह से इसको यहाँ पे यूज किया जाता है। सेलोफेन ट्यूब एक परमेबल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन ये सब्सटेंसेस को पास होने तभी देता है, सॉरी किस बेसिस पे पास होने देगा बोलोगे तो उनके ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे। मतलब अगर दूसरे साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसको ये पास होने देगा। जैसे मान करके चलो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है शुगर वाटर और यहाँ पे लिया हुआ है सिर्फ वाटर, और बीच को मैंने सेपरेट किया हुआ है तुम्हारा किससे बोलने से, सेलोफेन मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो सेलोफेन मेम्ब्रेन जो रहेगा, क्योंकि वाटर और वाटर इनका कंसंट्रेशन दोनों ही साइड में तुम्हारा इक्वल होगा, तो ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देगा, मतलब करेगा ही नहीं। और क्योंकि इधर तुम्हारा शुगर है और इधर शुगर है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तुम्हारा कौन से मटेरियल का बना है यहाँ पे, शुगर का, तो शुगर को ये यहाँ से इधर ट्रांसफर होने देता है। समझ में आ गया? तो इसमें लिखना अलाउ पास ऑफ सब्सटेंसेस on the basis of allow to substance pass on the basis of concentration gradient। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आ गया ये? अब ध्यान दो, यहां पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन के लिए भी एक चीज लिख लेना। डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होता है उनको छोड़ करके, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट मतलब यूरिया को ही ब्लड से बाहर निकालना है, तो क्योंकि इसमें हम लोगों ने ब्लड फ्लो करवाना है। अब ध्यान देना, जब ब्लड फ्लो करवाएंगे तो ये प्लाज्मा यहाँ पे आ गया। अब भाई आरबीसी डब्ल्यूबीसी को थोड़ी ना ये पास करवाने देगा, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं बस उसी को पास करवाएगा। अब ध्यान दो, जब यूरिया यहाँ से पास होकर के जाएगा तो जाहिर सी बात है जो तुम्हारे यहाँ पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इसमें क्या एब्सेंट होगा, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, मतलब यूरिया नहीं है। और ये जो ब्लड, ये जो इसमें तुम्हारा सब्सटेंस घूम रहा होगा, ठीक है, जो ब्लड इसमें से घूम रहा होगा उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, यूरिया। तो यूरिया इसमें प्रेजेंट होगा और बाहर के डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया एब्सेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन, जाहिर सी बात है तुम्हारे सेलोफेन ट्यूब में यूरिया का कंसंट्रेशन ज्यादा और डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया का कंसंट्रेशन 0 है ही नहीं। समझ में आ गया? तो यहां से तुम्हारा यूरिया जो रहेगा ये बाहर निकल करके आएगा। यूरिया जो है ये ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यूरिया जो है ये बाहर निकल करके आएगा। समझ में आएगा? तो यूरिया बाहर हो गया। अब ये जो पूरा प्रोसेस किया जा रहा है ये कैसे किया जा रहा है ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं कनेक्ट आर्टरी, आर्टरी को इसमें से कनेक्ट करवा दिए। टेम्परेचर ऑफ ब्लड शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आया। अब यहां पे हम लोग को इसमें मिलाना है एड एंटीकोगुलेंट। भाई इसके अंदर में घूमेगा तो वो उसके क्या बोलते हैं कोगुलेशन का भी यहाँ पे खतरा होगा, तो इसीलिए इसमें एक एंटीकोगुलेंट मिला दिया। हमने क्या पढ़ा हुआ था, हेपेरिन पढ़ा था ना पिछले बार में, तो हेपेरिन एड एंटीकोगुलेंट। इसमें से हम लोगों ने एंटीकोगुलेंट मिला लिया। अब एंटीकोगुलेंट वहां पे मिला तो जाहिर सी बात है ब्लड बाहर निकलेगा तो इसमें क्या ऐड करोगे, कोगुलेंट ऐड करोगे, सीधी सी बात, क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ब्लड पूरा का पूरा डायलिसिस के प्रोसेस में आगे जाएगा। पूरे प्रोसेस में जो यूरिया रहेगा ये तुम्हारे सेलोफेन ट्यूब से डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा। बचा हुआ तुम्हारा प्योर ब्लड जो रहेगा वो तुम्हारा इधर से आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड ब्लड। ठीक, अब फिल्टर ब्लड जो आया हुआ है इसमें क्या करेंगे, ऐड, यहां पे हम लोगों ने एंटी कोगुलेंट मिलाया था, अब यहां पे क्या मिलाएंगे, कोगुलेंट, क्लियर, ऐड कोगुलेंट, और इसको मिला दिया जाएगा बॉडी में, और इसको कहां भेज दिया जाएगा, बॉडी में। आ गया ये समझ में? बस ये डायग्राम बनाओ, सारे लेबलिंग करो और इतना फ्लो डायग्राम बना लो, बस इतना ही काम का है, इससे ज्यादा और तुमको दिमाग लगाना ही नहीं है इस पे। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो इसको।
एंटीकोगुलेंट का नाम लिख लेना ना यहाँ पे, ये एंटीकोगुलेंट जो है ये तुम्हारा हिपेरिन जनरली मिलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हिपेरिन जो था यही तुम्हारा एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, क्लियर। डन। नेक्स्ट, अब हम लोग यहां से देखेंगे तीन और है, ठीक है, इसमें से एक आ जाएगा एक्यूट रीनल फेलियर, या रीनल फेलियर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब जैसे हार्ट फेलियर देखे थे ना, हार्ट फेलियर, बस वैसे ही है रीनल फेलियर भी, क्लियर। नेक्स्ट लिखो एक्यूट रीनल फेलियर। सिंपल सी बात है, व्हेन किडनी डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, प्रॉपरली क्या, डू नॉट फंक्शन नहीं लिखो, व्हेन किडनी डू नॉट फंक्शन, व्हेन किडनी डू नॉट फंक्शन, तो किडनी जब काम ही नहीं करने वाला होता है तो इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर बोलेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर भी इसको बोला जाएगा। तो जो किडनी फेल हो जाता है तब के केस में ट्रांसप्लांटेशन का रिक्वायरमेंट होता है, अब किडनी को ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। और ध्यान देना, अच्छा पहले लिख लो फिर समझाते हैं, नीड टू ट्रांसप्लांट किडनी, ठीक। किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए हम लोग अपने क्लोजेस्ट रिलेटिव को ढूंढते हैं, क्योंकि भाई किडनी पूरा ऑर्गन दूसरे के बॉडी से हमारे बॉडी में फिट करवाना है, तो हमारे बॉडी में बेसिकली तुम्हारे बहुत सारे इनिबिशन मैकेनिज्म चलता है, मतलब कि रिजेक्शन मैकेनिज्म भी चलते हैं बहुत सारे, बोलने का मतलब आउटर चीजों को ये हमारा बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करता, बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करता है। ब्लड, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच करे तब भी तुम्हारे ब्लड के टिश्यूज जो रहते, सॉरी ऑर्गन के जो टिश्यूज रहते हैं वो भी मैच करना चाहिए, उनको भी हमारे बॉडी का ऑर्गन जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, जहां से भी उसको अटैच करवाओगे उसके टिश्यू डोनर ऑर्गन वाले जो टिश्यूज रहेंगे उससे मैच करेगा, तब जाकर के प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा दिए तो तुम्हारा जो ऑर्गन रहेगा ये प्रॉपरली काम करना, ऐसा जरूरी नहीं होता, समझ में आ रहा है बात। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी एक तो ब्लड ग्रुप मैच करवाते हैं पहली बात, दूसरा इसमें से तुम्हारा होगा ऑर्गन के टिश्यूज जो रहेंगे तुम्हारे मैच करने वाले होते हैं, तो से जितना क्लोज रिलेशन होता है टिश्यूज के स्ट्रक्चर में, तुम्हारे ब्लड ग्रुप में, इसमें बहुत कम डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, इसी वजह से डोनर जो ढूंढा जाता है वो क्लोजेस्ट रिलेशन में ढूंढा जाता है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो नीड टू ट्रांसप्लांट किडनी, और क्या बोलते हैं उसको, जो तुम्हारा डोनर होगा, डोनर शुड बी क्लोजेस्ट रिलेटिव, क्लोज ऐसे लिखो, क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स, तो ये तुम्हारे डोनर होने वाले होंगे। और क्यों क्यों बोलने से, ब्लड ग्रुप के साथ साथ टिश्यूज का भी मिलना जरूरी है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप एज वेल एज टिश्यूज शुड बी मैच, टिश्यूज भी मैच करना चाहिए, आ गया ये समझ में, ठीक है। चलो तो इतने को जल्दी लिखो, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्यूट रीनल फेलियर, बस इतना ही है, इसके बाद दो बचेंगे छोटे छोटे, दो दो लाइन में उसको निपटा देंगे, जल्दी करो जल्दी करो। डन। नेक्स्ट, थर्ड नंबर यहां पे लिखना रीनल कैलक्यूलाई, चुपचाप इस पे लिखो भाई किडनी स्टोन, जो किडनी स्टोन बोलते हैं ना, बस ये वही है, क्लियर। तो किडनी स्टोन बनता कब है, जब तुम्हारे कैल्शियम या फिर तुम्हारे क्या बोलना चाहिए इनसॉल्युबल सॉल्ट का डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, ड्यू टू मास डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, लिखो मास डिपोजिशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट,
क्लियर। ड्यू टू मास डिपोजिशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट, और इसमें बेसिकली तुम्हारे कौन से आते हैं, ये तुमको क्लास 10 में भी एक बार नाम तो लिया ही गया होगा। इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सिलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सिलेट। ये कॉमन है ना, कॉमनली कॉमनली तुमको कैल्शियम और भी होते हैं, अलग अलग टाइप के तुम्हारे सब्सटेंसेस और भी इसमें मिले हुए रहेंगे। और बेसिकली कॉमनली तुमको कौन सा डिपोजिशन देखने के लिए मिलेगा बोलने से, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट। क्लियर। तो कैल्शियम ऑक्सिलेट जो है यही तुम्हारा एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है किडनी के पास, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किडनी में भाई पथरी हुआ है, स्टोन, किडनी स्टोन बोला जाता है इसी को। आ गया ये समझ में, क्लियर है, क्लियर। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, वेट, क्योंकि फोर्थ नंबर भी यहीं पे आ जाएगा, छोटा ही है, बस एक लाइन का तो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। चलो इधर को पहले नोट डाउन करो, फिर फोर्थ नंबर को लिखे नीचे में, जल्दी करो जल्दी। एक दो, ठीक, जल्दी करो जल्दी। अच्छा डन, गुड। तो नेक्स्ट आ जाएगा, यहां से नाम लिखो, थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है। ग्लोमेरुलो, यहाँ पे लिखा है ना ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, रट्टा मार लो, ठीक है। नाम को जितने बार बोलोगे उतना अच्छे से तुमको याद होगा, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। एक काम करना, जैसे मैं जिस टाइप से काम करता हूँ वैसे ही किया करो, तो भी तुमसे याद, भाई इतने सारे नाम है, एक बंदे के लिए हर नाम को याद रख पाना थोड़ा सा लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो पहले उसको लिखा करो, फिर उसको याद किया करो, क्लियर। पहले लिखा करो फिर याद किया करो, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। बुक में बस एक लाइन में इसको चिपका दिया है, क्या क्या लिखा हुआ था इसमें से कि इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, इन्फ्लेमेशन इन किडनी लिखो। क्लियर। इसी को हम लोग बोल रहे हैं, किडनी का ग्लोमेरुलस ही होगा भाई, सीधा सीधा इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस, इसीलिए इसको ना ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोला जा रहा है, क्लियर है। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलता है, क्लियर। जिसके वजह से हमारे बॉडी से प्रोटीन सीक्रेट, नहीं लिखा हुआ है बुक में लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ड्यू टू दिस प्रोटीन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी। भाई सबसे हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्रोटीन है, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने का काम यही करता है। अब यही बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो जाहिर सी बात हमारे बॉडी के स्ट्रेंथ में भी तुम्हारा क्या देखने के लिए मिलेगा, कमी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे इस पे, ड्यू टू दिस प्रोटीन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी, क्लियर, प्रोटीन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी। बस भाई इतने में से तुम्हारा एक्सक्रीशन चैप्टर का भी पूरा डिटेल हो गया कंप्लीट, आ गया होगा समझ में, ठीक है। आज की क्लास, आज का जो क्लास है तुम्हारा बेसिकली फैक्ट था, तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया नहीं भाई, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं तो कहां से लेके आए। प्रोसेस बेसिकली हम लोगों ने देखा हुआ है कि कौन कौन से तुम्हारे सब्सटेंसेस किस किस टाइप के प्रोसेसेस में हेल्प कर रहा है, और उसी बेसिस पे हम लोगों ने डिटेलिंग किया हुआ है। तो एक एक पार्ट को अच्छे से याद रखना, भले एक बार मैं इसको रिपीट करवा दे रहा हूँ, वेट देखो, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट है भाई, कुछ कर नहीं पाएंगे। पहले में हम लोगों ने देखा था जेजीए से तुम्हारा रेगुलेशन, तो इसके लिए याद कर लो, जेजीए से जो रेगुलेशन रहता है बेसिकली यहाँ से जैसे ही तुम्हारा जीएफआर रेट कम होता है, जेजी सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल में, वो एक्टिव हो जाएंगे। जेजी सेल्स जैसे ही एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट होंगे, वो रेनिन सीक्रेट करेंगे। रेनिन जो रहता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट एंजियोटेंसिन को ये एंजियोटेंसिनोजेन 1 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिनोजेन 1 को फिर एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम जो रहता है ये एंजियोटेंसिनोजेन 2 में कन्वर्ट करता है। बेसिकली इसके तीन जगह पे हम लोगों ने फंक्शन देखा हुआ है, एक तो ये तुम्हारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर के जैसे काम करेगा, तो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो या ब्लड का प्रेशर जो है तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जीएफआर यहाँ से इंक्रीज करने वाला होता है। नेक्स्ट सेकंड हम लोग देखते हैं, ये इसका एक्शन हम लोग देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये तुम्हारा एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट करवाएगा, एल्डोस्टेरॉन की वजह से तुम्हारा सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने वाला होता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा,
ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर तुम्हारा जीएफआर भी बढ़ने वाला होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था पीसीटी, डायरेक्ट एक्ट ऑन पीसीटी। तो पीसीटी पे अगर डायरेक्टली एक्ट करता है तो वहां से सीधा तुम्हारा सोडियम प्लस और साथ ही साथ में वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है। वाटर एब्जॉर्ब हुआ मतलब कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तुम्हारा क्या होता है यहां से जीएफआर इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा ये गायब हो गया क्या? अच्छा यहाँ लिखे, चलो। तो रेगुलेशन बाय हार्ट, हार्ट से रेगुलेशन करवाने के लिए हम लोग एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का यूज करते हैं। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो रहता है हमारे बॉडी के एट्रिया मतलब हार्ट के एट्रियल वॉल से ये सिक्रीट होता है। क्लियर। बेसिकली ये कब काम करेगा बोलने से, जब तुम्हारा जीएफआर रेट इंक्रीज रहे मतलब बढ़े हुए रहे, तब के केस में ये वहां पे एक्ट करेगा और उसको डिक्रीज करता है। तो बेसिकली ये तुम्हारा किस पे ये निगरानी रखे हुए रहता है, रास मैकेनिज्म पे, जो हम लोगों ने पिछले वाला भी देखा हुआ था। रास मैकेनिज्म पे ये तुम्हारा निगरानी रखे हुए रहेगा। अगर वो तुम्हारा प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होगा तब के केस में बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन तुम्हारे वाटर का ज्यादा हो रहा होगा और उसको ये कम करेगा। कम करने के लिए ये एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करने से बंद करवा देगा। जैसे ही एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन बंद होता है तुम्हारा H2O मतलब सोडियम का और H2O का रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से सोडियम आयन जो है तुम्हारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने वाला होता है। इसी वजह से इस फैक्टर को हम लोग एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोल रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा इसके लिए डिटेलिंग। क्लियर। नेक्स्ट, ये याद रख, ये तो कॉमन है। H2O को बढ़ाना और कम करना है तुमको जीएफआर को इंक्रीज और डिक्रीज करवाने के लिए। H2O बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, H2O कम होगा तो जीएफआर कम होने वाला होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, यहां से फिर हम लोगों ने देख लिया था मिक्चुरेशन का प्रोसेस। बहुत ही सिंपल वे है। देखो मिक्चुरेशन के लिए पहले ब्लैडर ले लो। ब्लैडर में तुम्हारे जो मसल्स होते हैं उसको डेट्रोसर मसल बोलते हैं। डेट्रोसर मसल के अराउंड में तुमको रिसेप्टर्स देखने के लिए मिलेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब तुम्हारे ब्लड से फिल होने वाला रहेगा ब्लैडर, उस टाइम पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तुम्हारा सिग्नल जो है वापस से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू दो प्लेसेस पे आने वाला होगा। कहां कहां पे बोलोगे तो डेट्रोसर मसल्स के पास और सेकंड हो जाएगा तुम्हारा स्फिंक्टर मसल्स के पास। ठीक है, तो डेट्रोसर मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है और स्फिंक्टर मसल्स को रिलैक्स करने वाला होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली होने की वजह से मिक्चुरेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा यहीं से। समझ में आ गया? बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी डिटेल तो तुम्हारे फैक्ट है। 1 से लेकर 1.5 लीटर तक का यूरिन हम लोग एक दिन में बाहर निकालते हैं, जिसमें से तुम्हारा 25 से लेकर के 30 ml तक का क्या होता है यहाँ पे यूरिया होने वाला होता है। साथ ही साथ में इसका पीएच जो है तुम्हारा 6.0 हो जाएगा। साथ ही साथ में इसका जो तुम्हारा क्या बोल रहे हैं इसको क्या लिखे थे भाई, येलोइश कलर। जो येलोइश कलर आ रहा है इसमें से वो तुम्हारे किसकी वजह से बोलने से, यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम की वजह से होता है, यूरोक्रोम। क्लियर। अच्छा हाँ, इसमें तो हम लोगों ने वो लिखना छोड़ दिया। दो तुम्हारे यहाँ पे कंडीशंस आते हैं, एक होता है ग्लाइकोसूरिया, क्लियर, और एक हो जाएगा तुम्हारा यहां से कीटोनूरिया। ये नहीं लिखा पाए थे। ग्लाइकोसूरिया बोलने का मतलब सीधी सी बात है ग्लूकोज का प्रेजेंस कहां पे, यूरिया में, यूरिन में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन और कीटोनूरिया जो है ये तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन। और ये दोनों अगर तुमको यूरिन में देखने के लिए मिलते हैं तो ये तुम्हारा इंडिकेशन होते हैं किस चीज के बोलने से, डायबिटीज के, डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें कि तुम्हारे यूरिन से शुगर बाहर निकलता है। डायबिटीज इंसिपिडस कल लिखे हुए थे, याद है ना थोड़ा मोड़ा कि वो भी दिमाग से उधर। डायबिटीज इंसिपिडस से यूरिन में ज्यादा अमाउंट पे ब्लड निकलता है और डायबिटीज मेलाइटस जो है उसमें से तुम्हारा क्या होता है, शुगर बाहर निकलता है, यूरिन से शुगर बाहर निकलने वाला है। तो इसमें लिख लेना दोनों के लिए these are indication of diabetes mellitus।
दीज आर इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आया? क्लियर? ये 2 पॉइंट छूट रहा था, बढ़िया हुआ याद हो गया। ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया, दोनों नाम याद रख लो। कीटोनूरिया के बारे में तो नेक्स्ट हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। और ये जो हम लोगों ने देखा, इनका प्रेजेंस जो है ये तुम्हारा डायबिटीज को कैसे ये इंडिकेट कर रहा है, इसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा अगले वाले चैप्टर में, जो हार्मोन्स वाले आखिरी वाले चैप्टर में। ठीक है, आखिरी वाले चैप्टर में, जहां पे तो हम लोग को हार्मोन्स के बारे में डिटेल डील करना है। हालांकि इसके बारे में तुम लोगों ने पिछले साल में भी पढ़ा हुआ था। किडनी जो रहता है, किडनी सॉरी पेनक्रियाज जो रहता है, पेनक्रियाज से तुम्हारे अल्फा सेल बीटा सेल के बारे में देखे हुए थे। वहां से ग्लूकेगॉन और इंसुलिन रिलीज होता है। तो इंसुलिन जो रहता है बेसिकली ये ब्लड के ग्लूकोज को सेल्स में यूटिलाइज करवाता है। ब्लड के ग्लूकोज को सेल्स में यूटिलाइज करवाता है। इंसुलिन अगर कम प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारा ब्लड में ग्लूकोज का यूज ही कम होना चालू हो जाएगा, और ग्लूकोज जो है तुम्हारे ब्लड में घूमता रहेगा, और ब्लड में तुम्हारे ग्लूकोज का अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो ये तुम्हारा फिर फाइनली जाकर के मिलेगा किसमें? यूरिया में, मतलब यूरिन में। समझ? कल याद करो, कल हम लोग लिखे भी थे, जो ग्लूकोज मैंने बाजू में बनाया हुआ था, मैंने उस टाइम पे बोला भी था कि अगर ग्लूकोज तुम्हारे सफिशिएंट अमाउंट पे रहता है तब जाकर के सारा ग्लूकोज पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा मिला तो ब्लड में अगर तुम्हारे ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा रहेगा तब के केस में वो ग्लूकोज सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आगे बढ़ा दिया जाता है और यूरिन के थ्रू वो पास आउट करवा दिया जाता है। समझ में आ गया ये? क्लियर? तो वो इंसुलिन की कमी की वजह से बेसिकली होता है। तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम लोग आखिरी वाले चैप्टर में, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज बोलेंगे तो मिक्चुरेशन का प्रोसेस। आगे अब यहाँ पे लंग्स, लीवर, स्किन, सलाइवा, रट्टो, इसको पूरा रट डालो ऐसे का ऐसे, इसमें और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। डायरेक्ट कॉम्पोजिशन पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा लंग्स में तुम्हारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कंपाउंड्स आने वाले। ये तो याद हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आखिरी याद हो जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये दोनों को तुमको बीच का याद रखना है। समझ में आ गया? इनमें इनके जो ये कंपोनेंट्स रहते हैं यही दिमाग से उतरना चालू हो जाता है, तो इनके कंपोनेंट्स याद रखे रहना, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट और क्या बचा? अब तो डिसऑर्डर ही है, ये तो 2 बार पढ़ चुके, पिछले साल भी पढ़े हुए थे, यहाँ पे भी पढ़ लिए एक बार। बस इतना याद रखे है ना, सबसे पहले ब्लड के लिए एक कन्वीनियंट आर्टरी ढूंढा जाता है। कन्वीनियंट आर्टरी, जरूरी नहीं है किसी भी ब्लड वेसल में ठूंस दिए। समझ में आ रहा है? तो आर्टरी जो रहता है वो तुम्हारे डीपली सीटेड रहते हैं, मतलब अंदर में रहने वाले होंगे। तो डीपली सीटेड होने की वजह से अच्छे से आर्टरी को ढूंढ करके उसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ब्लड का टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आया जाएगा। एक एंटीकोगुलेंट मिला दिया जाएगा जिसकी वजह से तुम्हारा ब्लड जो है ब्लड का कोगुलेशन ना हो, ब्लड जो है तुम्हारा क्लॉट ना हो। इसके बाद हेपरिन उसमें मिला दिए। उसके बाद हम लोग इसको सेलोफेन ट्यूब में भेज दिए। सेलोफेन ट्यूब जो रहता है ये तुम्हारा मेम्ब्रेन होता है, जो कि कंसंट्रेशन ये याद रखे रहना, सेलोफेन ट्यूब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से क्या करने वाला होता है? सब्सटेंसेस को पास करवाने वाला होता है। समझ में आ गया ये? तो यहां से फिर और याद रख रहे हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलाइजिंग सॉल्यूशन तुम्हारा सेम प्लाज्मा के जैसा ही होने वाला होगा, बस इसमें क्या एब्सेंट हो बोलोगे तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट यहाँ पे एब्सेंट होने वाले होंगे। तब जाकर के यूरिन, यहां से जो यूरिन आएगा, यूरिन में जो तुम्हारा क्या होने वाला होता है, यूरिन बोल रहे भाई, यहां से जो तुम्हारा ब्लड आने वाला होता है, ब्लड में तुम्हारा क्या होगा? नाइट्रोजनस सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से कंसंट्रेशन हाई, और वो तुम्हारा सेलोफेन ट्यूब या सेलोफेन मेम्ब्रेन से पास आउट होकर किधर चला जाएगा? डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा। और ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन को ऐसे कंटिन्यू यहीं पे नहीं रहता, उसको बाहर निकालते रहते। ठीक है, जो भी तुम्हारा यूरिया इसमें मिलते हुए चलेगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन को बाहर निकालते जाएंगे, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन इस पे डालते हुए जाते हैं। आ गया ये समझ में? ठीक है, क्लियर? तो ठीक है भाई, इतने में से तुम्हारा एक्सक्रीशन का चैप्टर भी जो है ये पूरा हो गया कंप्लीट। होमवर्क तुमको पता ही है, आज रात को बैठोगे, चैप्टर रीडिंग मारोगे, चैप्टर खत्म हो जाए, मतलब जब तक बुक रीडिंग नहीं करोगे सारे एलिमेंट्स तुमको पता चलेंगे नहीं। हालांकि कुछ वैसे छूटने वाली बात तो है नहीं, सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर एक आध दो वर्ड या फिर एक आध दो लाइन कुछ छूटा हुआ रहेगा एनसीईआरटी का, हाँ तो उसको अंडरलाइन करके नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। क्लियर? और जिसमें तुम्हारा डाउट आ रहा होगा या जिसमें प्रॉपर्ली समझ में ना आया हो, जो टॉपिक या जो लाइन या जो वर्ड, उसको भी नेक्स्ट क्लास में फिर उसको पूछ लेना है तुमको। ठीक है, अब इसको डिटेल में लिख लो पूरा जैसा हम लोगों ने बनाया हुआ है। और आखिरी का क्लास था, इसमें तुम्हारे फैक्ट बहुत ज्यादा थे, कोशिश करना चीजों को याद रखने का। ठीक, क्लियर? चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे कल। चलो फिर।